हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 29 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। देखिए, आज से थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं हम लोग करंट अफेयर्स में। पहली बात तो प्रीवियस डे का रिवीजन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको नेक्स्ट डे रिवाइज किया जाएगा। दूसरी बात, अब संडे को भी करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होगी, लेकिन पर डे करंट अफेयर्स की वीडियो में अब 15 क्वेश्चन ही कवर किए जाएंगे। तो 15 इंटू 7 105 क्वेश्चंस हो गए। पहले हम लोग 17 इंटू 6 यानी 102 क्वेश्चंस कवर करते थे। तो चलिए रिवीजन देखते रहते हैं, यानी कल की न्यूज़ देख लेते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किया गया है, जिसको टॉप किया है गुजरात ने। और ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स 10 सेक्टर्स को कवर करता है। सेकेंड न्यूज़ थी हमारी, IIT रुड़की द्वारा इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड 2021 को जीता गया है IIT रुड़की द्वारा। हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है तमिलनाडु को हराकर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इन्होंने लखनऊ में ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। इंडिया की इकोनॉमी 2023 तक विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। HDFC बैंक द्वारा मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड जीता गया है CII का। अगला हमारा क्वेश्चन था विरल देसाई, इनको ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड दिया गया है UAE में, विरल देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा नेशनल बुक ट्रस्ट, इन्होंने प्रधानमंत्री युवा मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए 75 ऑथर्स को सेलेक्ट किया है। भारतीय मूल के डॉक्टर इम्तियाज सोलिमान, इनको साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, इम्तियाज सोलिमान। नासा द्वारा $10 बिलियन की लागत से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बनाया गया है यूनिवर्स के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नागालैंड से आफ्स्पा को हटाने के लिए विवेक जोशी के अध्यक्षता में 5 मेंबर कमेटी बनाई है। किसकी अध्यक्षता में? विवेक जोशी। अनुकृति उपाध्याय, इनको इनकी एक नॉवेल है किंसुगी के लिए सुशीला देवी अवार्ड मिला है। नाम याद रखिएगा, अनुकृति उपाध्याय। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में डील हुई है टिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म डील। तो ये कल के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्लीज आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी, इसकी अध्यक्षता किस देश को दी गई है? तो UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी, अब इसका अध्यक्ष हो गया है भारत। कौन हो गया है? भारत। ये देख लीजिए, जनवरी 2022 से भारत UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता करेगा। देखिए, भारत को 10 वर्षों के बाद इस कमेटी की अध्यक्षता मिली है। इससे पहले 2012 में इंडिया जो है UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी का अध्यक्ष बना था। इंडिया के जो इस समय स्थायी प्रतिनिधि यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं UN में, नाम क्या है? TS त्रिमूर्ति। उनके द्वारा कहा गया कि 2021-22 के दौरान भारत 3 इंपॉर्टेंट कमेटी का अध्यक्ष होगा। वो 3 इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी हैं? तालिबान सैंक्शंस कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी और लीबिया सैंक्शंस कमेटी। तो याद रखिएगा, इंडिया को 12 वर्षों के बाद UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी 9/11 अटैक के बाद बनाई गई थी। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, मतलब की बॉडी है। UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी में 15 मेंबर होते हैं, जितने कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए UPI पर अवेलेबल होने वाला, यानी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट UPI के द्वारा अवेलेबल करवाने वाला इंडिया का पहला बैंक कौन हो गया है? तो UPI पर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की फैसिलिटी देने वाला इंडिया का पहला बैंक हो गया है इंडसइंड बैंक। कौन? इंडसइंड बैंक। ये देख लीजिए, इंडसइंड बैंक इंडिया का पहला बैंक हो गया है जो कि UPI के माध्यम से रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस प्रोवाइड करेगा भारतीयों को। यानी कि भारत के लोग अगर बाहर रह रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों को क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस भेज पाएंगे रियल टाइम पे। तो इंडसइंड बैंक इंडिया का पहला बैंक है जो कि क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस प्रोवाइड करेगा UPI के थ्रू, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो याद रखिएगा, UPI के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक की बात करें, 1994 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। CEO कौन है? सुमंत काठपालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सब लोग जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब? 1885 में।
देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा अपना 137th फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, 137वां स्थापना दिवस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। A.O. ह्यूम क्या थे? ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। देखिए A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना कर दी 1885 को, और 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ, जिसके अध्यक्ष बने थे W.C. बैनर्जी। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट, 1917 में बनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में बनी थी। इतना अंतर जरूर याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है? सोनिया गांधी। ऑयल इंडिया लिमिटेड किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड असम में, कहां पर? असम में ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है। ये देख लीजिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर ऑयल एक्सप्लोरर है आफ्टर ONGC। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड असम के जोरहाट ऑयल फील्ड में, कहां पर? जोरहाट ऑयल फील्ड कहां है? असम में है। वहीं पर ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है। तो पहली बात आप याद रखिए, जोरहाट ऑयल फील्ड कहाँ है? असम में। वहीं पर ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में पहली बार स्टैब्लिश होने जा रहा है, ये याद रखिएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें, 1959 में इसकी स्थापना हुई। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के CMD कौन है? सुशील चंद्र मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट यानी रेणुका जी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस स्टेट में लोकेटेड है? तो रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। क्या? हिमाचल प्रदेश में। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सेकंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को एड्रेस किया, उसकी अध्यक्षता की। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 11,000 करोड़ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा, इनॉग्रेट किया। उसी में से एक है रेणुका जी डैम, जो कि गिरी रिवर पर है। गिरी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की, याद रखिएगा। रेणुका जी डैम 3 दशकों से यानी 30 सालों से बन रहा था। अब इसका इनॉग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो रेणुका जी डैम, गिरी रिवर, याद रखिएगा बस। 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा ये अलग प्रोजेक्ट हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, जो कि इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट जो कि नीति आयोग ने रिलीज की है, इसको टॉप किसने किया है? तो कई जगह कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं क्लियर करता हूं। हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट को टॉप किया है केरल ने। सबसे ज्यादा ग्रोथ किसने दिखाई है? यूपी ने। देखिए सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई है यूपी ने, लेकिन टॉप किया है केरल ने। कैसे? देखिए हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एनालिसिस करता है। तो अगर उसकी बात की जाए तो लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है किसने? यूपी ने। लेकिन इसको टॉप किया है किसने? केरल ने। तो नीति आयोग ने चौथा एडिशन रिलीज किया गया है हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट। नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को बनाता है। टॉप स्टेट कौन से? केरल, तमिलनाडु। वहीं लोवेस्ट रैंक आई है यूपी की, लेकिन सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है यूपी ने, ये जरूर याद रखिएगा। टॉप स्मॉलर स्टेट कौन है? मिजोरम, जो कि इंप्रूवमेंट के मामले में भी टॉप पे है। यूटी में दादरा नागर हवेली जो है टॉप पे है। तो अगर यूटीज में इंप्रूवमेंट की बात की जाए तो दिल्ली टॉप पे है। हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट पहली बार 2017 में रिलीज की गई, नीति आयोग ने रिलीज की है। नीति आयोग ने वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। राजीव कुमार वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतीश कुमार, इन्होंने पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। नीतीश कुमार कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। ये देख लीजिए, ये हैं हमारे नीतीश कुमार जी। इन्होंने पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप चौथी एडिशन है, भुवनेश्वर में खेली जा रही थी। तो याद रखिएगा, पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप नीतीश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। बाकी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है। नीतीश कुमार हरियाणा से बिलोंग करते हैं, बस इतना याद रखिएगा।
अपने पार्टनर तरु के साथ मिलकर इन्होंने हराया है। 2022 में इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सी कंट्री हो गई है, यानी चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश इंडिया का कौन है, बांग्लादेश। तो यूएस, यूएई और मेरे ख्याल से चाइना के बाद चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हो गया है कौन, बांग्लादेश। बांग्लादेश 2022 में इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हो गया है। 2022 के पहले 7 महीनों में 81% ग्रोथ देखने को मिली है। अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो लगभग $7.7 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने। तो इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हो गया बांग्लादेश आफ्टर यूएस, यूएई एंड चाइना। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी क्या है, टका। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। बांग्लादेश ने साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन का अंडर-19 वुमेन चैंपियनशिप जीत लिया है इंडिया को हराकर। तो SAFF अंडर-19 वुमेन चैंपियनशिप बांग्लादेश ने जीती है इंडिया को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर रियल ई स्टेट समिट 2021 कहाँ की गई, ऑर्गेनाइज। फर्स्ट एवर रियल ई स्टेट समिट 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो पहली बार रियल ई स्टेट की समिट हो रही है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने रियल ई स्टेट समिट जो कि पहली बार हो रही थी जम्मू में, उसको इनॉग्रेट किया, जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में हो रही थी। ये रियल ई स्टेट समिट को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट एवर रियल ई स्टेट समिट कहाँ हो रही, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए, वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। आर्टिकल 370 एबॉलिश होने के बाद जम्मू कश्मीर 2 यूटीज में बन गया था, जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले जो हमारा हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में था, अब वो लद्दाख में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, ये बुक किसने लिखी है, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। तो देख लीजिए, संजू वर्मा जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, इनके द्वारा बुक लिखी है दी मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। तो बुक का नाम है रखा दी मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, संजू वर्मा ने लिखी है, जो कि जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। मींदम मंजप्पई स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है, तो मींदम मंजप्पई स्कीम को लॉन्च किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। किसने, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा मींदम मंजप्पई स्कीम लॉन्च की गई है। पर्पज है सिंगल यूज प्लास्टिक को एबॉलिश करना। देखिए, तमिलनाडु में मंजप्पई कहते हैं येलो क्लॉथ बैग को। मींदम मंजप्पई स्कीम किसने लॉन्च की है, तमिलनाडु ने। तो बस इतना ही याद रखिएगा, मंजप्पई किसको कहते हैं, येलो क्लॉथ बैग को। तमिलनाडु में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 14 टाइप्स 14 तरह की जो प्लास्टिक हैं उनको एबॉलिश करने पे, यानी उनके सेल पे बैन लगा दिया गया है। तमिलनाडु, ये देख लीजिए, ये है हमारा मैप में तमिलनाडु। चीफ मिनिस्टर कौन है, MK स्टैलिन। कौन है, MK स्टैलिन। गवर्नर कौन है, RN रवि, यहाँ के गवर्नर है तमिलनाडु के। तमिलनाडु का जब भी नाम आए तो इंडिया की फर्स्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बन रही है तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। और ये देखिए, मथकेतन सोला नेशनल पार्क, वो है केरल में, जो कि इस न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के कारण चर्चा में है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIDC फिनांस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के एडिशनल डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, FIDC के एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं दीनानाथ दुभासी। कौन, दीनानाथ दुभासी। ये हैं दीनानाथ दुभासी, ये FIDC फिनांस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हैं। तो याद रखिएगा, दीनानाथ दुभासी FIDC के एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। दीनानाथ दुभासी हैं कौन, L&T फिनांस होल्डिंग के MD एंड CEO हैं। देखिए, दीनानाथ दुभासी ने संजय कामरिया को रिप्लेस किया है। FIDC ये जो NBFC होते हैं, NBFC उनको फिनांस करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सॉरी NBFC है, लोन फाइनेंसिंग NBFC है, FIDC इंडस्ट्रीज को लोन देता है। फिनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर आता है, 2004 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में यामाहा मोटर के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो इंडिया में यामाहा मोटर के नए चेयरमैन बने हैं ईशिन चिहाना। जो भी नाम है पढ़ लीजिएगा,
इंडियन यामाहा मोटर, इसके नए चेयरमैन बने हैं ईशिन चिहाना। ये देख लीजिए, ये हैं ईशिन चिहाना, इंडिया में यामाहा मोटर के नए चेयरमैन बने हैं, बस इतना याद रखिएगा। ईशिन चिहाना ने इनको रिप्लेस किया है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यामाहा मोटर जापान की कंपनी है, और बाकी को कुछ पूछेंगे नहीं, ईशिन चिहाना का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन अपॉइंट किए गए हैं? विक्रम मिस्री। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था आपको, विक्रम मिस्री कौन थे? अभी तक चीन में इंडिया के एम्बेसडर थे विक्रम मिस्री। अब विक्रम मिस्री को डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया है। विक्रम मिस्री अजीत डोभाल को क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। अजीत डोभाल कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये देख लीजिए आप, ये हैं हमारे विक्रम मिस्री। अब इनको डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया है, जो कि अजीत डोभाल को क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। विक्रम मिस्री चाइना में इंडिया के एम्बेसडर थे। विक्रम मिस्री किसको रिप्लेस करेंगे? पंकज सरन को रिप्लेस करेंगे। देखिए, जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट है, उसमें 2 डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और 1 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट की बात की जाए तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट बनाई गई। अभी तक इस पोस्ट पे या तो फॉरेन सेक्रेटरी रहा है, यानी फॉरेन अफेयर्स का IFS आदमी रहा है, या फिर IPS रहा है। अभी तक IAS नहीं रहा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट पे। फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया कौन थे? ब्रिजेश मिश्रा, याद रखिएगा, ब्रिजेश मिश्रा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन है आर्क बिशप देशमोंत तुतु। आर्क बिशप देशमोंत तुतु हाल ही में निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो आर्क बिशप देशमोंत तुतु बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिलोंग करते थे साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। तो ये हैं आर्क बिशप देशमोंत तुतु, ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। इन्होंने माइनॉरिटी रूल के खिलाफ क्या स्ट्रगल किया। तो वाइट, यानी कि देखिए अफ्रीका में आपने देखा होगा जो अफ्रीकन क्रिकेट टीम है साउथ अफ्रीकन, वो वाइट हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का रूल चला आ रहा है ना। तो आर्क बिशप देशमोंत तुतु नोबेल पीस प्राइज जीता था इन्होंने, हाल ही में इनका निधन हो गया। आर्क बिशप देशमोंत तुतु को 1984 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। अब नोबेल पीस प्राइज की बात ना करें, नोबेल प्राइज की बात करें। नोबेल प्राइज 1901 में शुरुआत हुई, बाद में इसमें इकोनॉमी का नोबेल 1969 में ऐड हो गया। इंडिया में पहली बार नोबेल पीस प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला था किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। लिटरेचर की फील्ड में मिला था, ये पहले भारतीय थे। 1913 में नोबेल पीस प्राइज, नोबेल लिटरेचर प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए। यह आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।